वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित हाड़ौती अंचल के समकालीन गीत और कविता पाठ चर्चा कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मीता शर्मा आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाड़ौती अंचल के गीत और कविताओं के रिकॉर्डिंग की जो एक विस्तृत माला तैयार हो रही है, आज उस माला में सुगंधित पुष्पों को जोड़ने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित है हाड़ौती अंचल के वरिष्ठ कवि और गीतकार श्री अतुल कनक जी। नमस्कार। कवि अतुल कनक हाड़ौती अंचल के गीत और नवगीत लेखन, कविता लेखन के चिर परिचित हस्ताक्षर हैं। 16 फरवरी 1968 में कोटा संभाग के रामगंज मंडी जिले में जन्मे कवि अतुल कनक की प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही काव्य लेखन शुरू कर दिया था और साथ में अध्यवसायी भी रहे। अंग्रेजी, राजस्थानी और हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त और वर्तमान में वित्त और प्रबंधन पेशे से जुड़े हुए कवि अतुल कनक की प्रतिभा बहुआयामी रही है। अतुल कनक जी की जो रचनाएं हैं, उनका व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है, उनको शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। फिर भी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनके बारे में आज हमें जानना जरूरी है। राजस्थानी भाषा में जूण जात्रा उपन्यास के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही एक उनका उपन्यास है छेकड़ लो रास, भी काफ़ी चर्चित रहा। आओ बाता करा राजस्थानी कविताओं का एक काव्य संग्रह है और पूर्व्या नाम से हिंदी में कविताओं का संग्रह आपका प्रकाशित है। कवि होने के साथ साथ एक आप आलोचक और अनुवादक भी रहे हैं। संस्कृति, कला, लोक साहित्य, पुरातत्व में आपकी विशेष रुचि रही है। आज हमारे सामने ऐसे एक बहुआयामी व्यक्तित्व से हम काव्य पाठ और चर्चा करने जा रहे हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप मूलतः कवि रहे हैं, लेकिन चूंकि जब हम आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, आपके कृतित्व का अध्ययन करते हैं, तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। आप हिंदी भाषा से जुड़े रहे, आलोचनात्मक ग्रंथ आपके प्रकाशित हुए, यहाँ तक कि हिंदी के जो समकालीन कवियों में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। पर राजस्थानी भाषा की ओर रुझान आपका कैसे प्रारंभ हुआ, लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिली, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मीता जी, मेरे लिए ये यक्ष प्रश्न की तरह है। किसी निश्चित विधा में, किसी भी पार्टिकुलर भाषा में अलग अलग तरीके से मैं क्यों लिखता हूँ, कई बार ये सवाल हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि विधा मैं नहीं चुनता, भाषा में नहीं चुनता, विधाएं मुझे चुनती हैं। जिस किसी भी रचना का बेसिक ख्याल, बुनियादी ख्याल मुझे जिस भाषा में आता है, मैं इतनी सी ईमानदारी बरतता हूँ कि उस रचना को उसी भाषा में लिखूं। आपने मुझसे सवाल किया कि हिंदी में लिखते लिखते मैं राजस्थानी में क्यों आया। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदी कविता को लिखते हुए मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जाने लगा था और देश दुनिया के बहुत सारे स्थानों में चला गया था। एक कवि सम्मेलनी यात्रा के दौरान मेरे एक आदरणीय कवि मित्र ने ये कहा कि 4 भाषाएं लिखकर अखिल भारतीय तो कोई भी हो सकता है, 4 कविताएं हिंदी में लिखकर बोले तो। चूंकि मैं वीर रस का कवि था, थोड़ा सा जोर से बोलता था, तो उनका असली संवाद ये था 4 कविताएं हिंदी में चीख चिल्ला के कोई भी अखिल भारतीय हो जाता है, राजस्थानी में लिखे तो जाने। मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण चुनौती है। निश्चित रूप से हमें अपनी मातृभाषा के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत में शामिल है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष का अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, मेरे दूसरे भाव में बुधादित्य और शुक्रादित्य योग है। ज्योतिष ये कहता है कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है, वो चुनौतियों को स्वीकार करके उससे अपने मंजिल को तय करते हैं। तो मैं तो उनकी चुनौती को, उनकी चेतावनियों को वरदान की तरह स्वीकार करता हूं कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैंने धीरे धीरे राजस्थानी में लिखना शुरू किया और ये गुणीजनों की महानता थी, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने जाजम पर अपने साथ बैठाया और ये पूरा रास्ता तय हुआ। मैं शब्दों को क्या मानता हूं, इसके लिए एक गीत में आपको सुनाना चाहूंगा। शब्द मेरे लिए क्या हैं, मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूं। सूरज चांद सितारा छूलियां, हाथ बढ़ार धरणी सू। क्या यह मुमकिन है कि हम हाथ बढ़ाएं,
धरती से और आकाश के चांद सितारों को भी छूना, लेकिन यदि हमारे पास अक्षरों की ताकत है, भाव की ताकत है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। गीत यही कहता है, सूरज चांद सितारा, इसमें एक जगह आएगा कक्को काको केवड़ियो। पुराने वक्त में होता यह था कि जो हमें वर्णमाला सिखाई जाती थी वो अलग अलग शेप्स को लेकर सिखाई जाती थी। जैसे गग्गा गोरी गाय, गाय के चारों पाँवों को आप देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे ग गाय वाला लिखा हुआ है। घग्गा घुड़लियो, जो हमारी घट्टी होती थी, उसको उसकी शेप आप देखें तो घग्गा घुड़ल। तो पुराने जमाने में कक्का कोक्को केवड़ियो यूं करके और अपने काट दिया, इस तरह से सिखाया जाता था। कक्का कोक्को केवड़ियो वही है। गीत सुनिए। सूरज चांद सितारा छूलिया, हाथ बड़ार धरणी सू, अब खाया के पार उतर लिया, आखिर की वेतरणी सू। बहुत बढ़िया, आखिर की वेतरणी। मुसीबतों को आपने जी। कक्को काको केवड़ियो, कष्टाको फंदो काटेगो। यदि हमें आ गया अक्षरों का ज्ञान तो हमारे अनपढ़ होने के बहुत सारी मुसीबतें कट जाएंगी। कक्को काको केवड़ियो, कष्टाको फंदो काटेगो, सांसा ने सोरम देगो, सगली पीड़ा ने बांटेगो, पढ़िया गुणिया बिन मनख जूण में, न साता न सोराई, पांख बिना पांखी को उड़बो, उड़बो छे का सांचाई। भागो ट्या तारा सु पूछो, के पूछो थे हरणी सू, अब खाया के पार उतर लिया, आखिर की बेतरणी सू। अक्षर क्यों पढ़े हम? बाँच सका सबकी पीड़ा न, बाँच सका सबकी पीड़ा, मां मांड सका मनवारा ने, ज्ञान ज्योत सु रोशन कर लिया, सगला तीज थुआरा ने। बारखड़ी चे जिनगाणी का माथा पर जाने रखड़ी, मंजिल ताही ऊही प्यूग्यो, जीने सही गेल पकड़ी। आभे ताई पूग जाऊंगा, आसमान तक पहुंच जाएंगे। आभे ताई पूग जाऊंगा, सबदा की ने सरणी सू, अब खाया के पार उतर लिया, आखिर की वेतरणी सू। आखिर की तकड़ी, ताकड़ी तराजू जिसे हम कहते हैं। आखिर की तकड़ी पे आपन आस आपनी तुलवा लिया, जिनगाणी का हटवाड़ा में सगड़ा ही सुख मुलवा लिया, लगा अंगूठो अणबाचा आखिर पे काई कर लेगा, मुड़कन घेणे धर देगा तो जीता जी ही मर लेगा। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर। आखर आखर सुख महला की, ईंट चुना मन करनी सू, अब खाया के पार उतर लिया, आखिर की वेतरणी सू। मैं इसी क्रम में एक कविता और, क्योंकि मैं मुझसे जब सवाल किया कि कविता कैसे लिखता हूं, कई बार मुझे लगता है कविता, एक तो मेरे लिए कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी होता है कि कविता में क्यों लिखता हूं। कविता मेरे लिए जीने का साधन भी है, यह मुझे कठिन क्षणों में संभालती है लिखना, और कविता मेरे लिए जीने का मतलब भी है। बहुत बढ़िया सर, साधन भी है और मतलब भी है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई ये कहता है, अपने आप को लोग ठीक है कवि होने का भ्रम पाल सकते हैं, कवि होने का गुरूर पाल सकते हैं, राजस्थानी में जिसके लिए डमस शब्द है, डमस पाल सकते हैं कि मैं कवि हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं कवि नहीं हूं। किसी कृपा से या किसी सुखद पुण्य से लिखने की संस्कार जरूर मुझ में जागे, लेकिन कवि तो वो है जिसने आसमान को रच दिया, जिसने फूल को रच दिया, जिसने नदी को रच दिया। तो दो कविताओं का एक क्रम है। पहली कविता है, जद कवितासु हेत जाग्यो छो, न जाने छो काई छे या कुण छे, कुण की जाई छे। कविता से जब मेरा प्रेम भाव जगा तो मैं नहीं जानता था इसके बारे में कुछ भी, सिर्फ मैंने कविता कलम हाथ में ली और लिखना शुरू कर दिया। जद कवितासु हेत जाग्यो छो, न जाने छो काई छे या कुण छे, कुण की जाई छे, और इनकी मनवारा में छुपियो चांद, पुण्यों को छे कछ मावस को। था को छो तो साची ही होगी यह बात, कि परिभाषा न जानू मु कविता की, वशा भी हेत तो आँखें ही बाचे छे। अगर कोई ये कहता है कि कविता की तात्कालिक परिभाषाएं मैं नहीं जानता, तो मैं कहना चाहता हूं, था खोचो तो साची ही होगी यह बात, कि परिभाषा न जानू मु कविता की, वशा भी हेत तो आँखें ही बाचे छे। न दे के साथ का उमाओ बे, नाम सुन न्यूमेरोलॉजी का मेल को गणित। राजस्थानी कविता एक करवट बदल रही है। हम
अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी उसमें स्वीकार कर रहे हैं, बशर्ते हम उसमें पारंपरिक ठेठ का प्रवाह बनाए रखें। जैसे न्यूमेरोलॉजी एक शब्द है जो आजकल बहुत प्रचलन में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप केवल उससे प्रेम करते हो, उसकी आंखों को देखते हो, उसके मन को देखते हो। ऐसे में आप ये नहीं देखने बैठते कि कुंडली कहाँ मिली या न्यूमेरोलॉजी के गणित उसमें आपसे सधे कि नहीं सधे। था खोचो तो सांची ही होगी यह बात के परिभाषा न जाणू मुँह कविता की, वश्या भी हेत तो आँखें ही बाजे छे, न देखे साथ का उमाव बेवी, नाव सुन न्यूमेरोलॉजी का मेल को गणित, था भूमिया छो जबरा, कूद करो कविता की परिभाषा की शान पे, मुंह मूड सरी मही कविता सु हेत रचावा दियो। बहुत बढ़िया सर। इसी क्रम की कविता के बारे में दूसरी कविता जो मैंने कहा था, मुझे नहीं लगता मैं कवि हूं, काई की कवि छो थे तो रचर बताओ नदी सरीखो मून। बहुत बढ़िया, नदी सरीखो मून, नदी के जैसा मौन रच कर दिखाओ अगर तुम सचमुच कवि हो तो मौन की महिमा यहाँ पर। जी बिल्कुल। जी सर। काई की कवि छो थे तो रचर बताओ नदी सरीखो मून, आभे सो आगोर आसमान जितना विस्तार, सोवणो पण गुलाब सरीखो के समंदर का मान की ठीमराई। रचयिता तो वो है, कवि तो वो है जो समंदर जैसे बड़े अस्तित्व को भी बिल्कुल मौन कर देता है, उसमें संजीदगी भर देता है। काई की कवि छो था तो रचर बताओ नदी सरीखो मून, आभे सो आगोर, सोवणो पण गुलाब सरीखो के समंदर का मान की ठीमराई, नदी आभो डूंगर समंदर, रूख गुलाब बादली सूरज सोरम, खेता में लुढ़ती गेहूं की बालियां और पौनुसू चाला करती पौनी ओलख्यां पाछे। हवा से मस्खरी करती हुई हवा को ही देखने के बाद, नदी आभो डूंगर समंदर, रूख गुलाब बादली सूरज सोरम, खेता में लुढ़ती गेहूं की बालियां और पौनुसू चाला करती पौनी ओलख्यां पाछे, जद कोई बगावत चे कवि महारत आई तो मुंह तो सवाल करूं छू आपू आपसू कुण कवि और कशु कवि। कवि श्री अतुल कनक जी ने जो अभी हमारे सामने 3 रचनाओं की प्रस्तुति की है वह निश्चित रूप से एक अर्थ गांभीर्य को समेटती है। सर, आपने वाकई में ये एक सत्य कहा है कि शब्द एक ब्रह्म के समान है। शब्द और अर्थ की जो सत्ता है वो ब्रह्म के समान है। शब्दों को जब आप इतना महत्व देते हैं, अपनी रचनाओं में मौन को इतना महत्व देते हैं, तो वो कवि निश्चित रूप से मौन में विद्यमान अर्थ की गंभीरता को भी आपने निश्चित रूप से अपनी कविताओं में व्यक्त कर दिया है। और सर, जब हम आपकी ये कविताएं जब हम सुन रहे हैं और इनको हम जब इसकी हम समीक्षा करते हैं या सोचते हैं, तो मुझे प्रयोगवाद के कवि अज्ञे याद आ जाते हैं और वो भी यही लिखते हैं कि मौन भी एक अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो एक प्रयोगवाद के इतने जो शीर्षस्थ कवि हैं, अज्ञे हैं, उनकी तदानुभूति और आपकी तदानुभूति में जो एक साम्य दिखाई दे रहा है, वह आज इन कविताओं को देखने से लगता है कि राजस्थानी कविताओं का जो भविष्य है आने वाले समय में भी बहुत ही उज्जवल होगा। हम श्री अतुल कनक जी के बारे में जानते हैं कि आप एक अलग मिजाज के कवि हैं। आपकी कविताओं में जिस जीवन सत्य की हम अभिव्यक्ति देखते हैं सर, वो प्रकृति, प्रेम, यथार्थ बोध कई रूपों में प्रकट होता है। और अभी आपने बात की कि आप एक विद्रोह का स्वर आपकी कविताओं में देखने को मिलता है। एक सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं को जब आप देखते हैं तो आपकी लेखनी बरबस उस ओर खिंची जाती है। तो मुझे लगता है कि एक जो लेखक की जिम्मेदारी है उसका आप बखूबी निर्वहन अपनी कविताओं में करते हैं। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दृष्टिकोण से आपकी क्या काव्य दृष्टि रही है, लेखन की सामाजिक दायित्व को आप किस तरह से देखते और परखते हैं? मिता जी, मैं ये तो नहीं मानता कि मैं पूरी जिम्मेदारी पूरी पूर्णता के साथ हूँ, बल्कि ये कहूँ कि पूर्णता के साथ मैं अपने दायित्वों को निभा पा रहा हूँ। जितना मुझे मौका मिलता है, जितना सा मेरे लिए संभव होता है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि जो कुछ लिखूँ जिम्मेदारी के साथ लिखूँ और ईमानदारी के साथ लिखूं। सर, क्योंकि सामाजिक सरोकार से तो आप जुड़े रहे हैं, चाहे आपकी कविताएं हो, उपन्यास हो, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, ये तो इन चीजों को सिद्ध करते हैं।
दरअसल सामाजिक सरोकारों से जुड़े बिना कभी कभी हो ही नहीं सकता। हम अगर प्रेम, नितांत निजी अनुभूतियों की बात करें, मैं तो मानता हूं कि प्रेम भी कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। हम तो उस समाज के लोग हैं जिस समाज ने राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर पूरी कई परंपराएं एक साथ बना दी हैं। तो मेरी विनम्र दृष्टि में मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति जब समष्टि के सम्मुख जाता है, निजी हैसियत के बावजूद जब व्यक्ति समष्टि के सम्मुख जाता है तो सामाजिक सरोकारों का मसला हो जाता है। और ऐसे में जीवन ने मैं आपको बताऊं कि मेरी माँ खुद राजस्थानी और हिंदी की एक सामर्थ्यवान कवियत्री हैं और उन्हीं को देखते हुए मुझे कविता के संस्कार मिले और 13 साल की उम्र में मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के मंचों पर चढ़ गया। वो चूंकि सामाजिक, जिसे हम जनवाद कहते हैं, जनवादी सृजन से जुड़ी हुई थी, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं मुझ में है। लेकिन वैसे भी जीवन जब हमें स्पंदित करता है, अगर जीवन का स्पर्श नहीं है और कविता लिखी जा रही है तो फिर वो भावलोक की कविता नहीं है, वो सिर्फ शब्दों का विलास है। मैं कविता लिखता ही तभी हूं जब लिखना मेरी मजबूरी, मैंने पहले भी कहा था कविता मुझे कठिन क्षणों में जीने का सुख देती है। तो मैं जब लिखना जरूरी हो जाता है तभी, मेरा जिस उपन्यास की आपने बात की, जून यात्रा की आपने बात कही थी, मुझे लगता था मैं नदी के किनारे या पानी की बर्बादी को देखकर लगातार पीड़ित हो रहा था। जी सर। मैंने बहुत सारे, हमारे शहर की एक नदी है चंबल, चंबल के किनारे गया और मुझे लगता था कि जिस नदी के घाटों पर मैं बचपन में अपने पिता के साथ नहाया था, उन घाटों की क्या दुर्दशा है। तो मैंने कुछ गीत लिखे, ये प्रसंगवश बात चल गई इसलिए लिखा हूं। मैंने नदी को लेकर बहुत सारे गीत लिखे, गंगा यमुना इन सब की स्थितियां देखी तो मन के अंदर बहुत कुछ दरका। समय की जरूरत है पानी, ये तो एक बड़ी बात है, लेकिन हमारी अपनी जरूरत, हमारे मन की जरूरत भी है पानी। तो कुछ दरका, मैंने लगातार 20, 25, 30 गीत लिखे, कविताएं लिखी। फिर एक दिन में एक लेख लिखने बैठा था और वो लेख इस उपन्यास के तौर पर आया। तो लगा कि जब तक हम अंदर तक लिखना हमारी मजबूरी ना हो जाए, उस मजबूरी के बिना हम अगर लिखते हैं तो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और व्यक्ति दुनिया को धोखा दे ले। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमें अपने आप के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, दुनिया से ईमानदारी की बात मैं नहीं करता। हम यदि अपने आप के प्रति ईमानदार हैं तो दुनिया की ईमानदारी तो अपने आप आ जाएगी। तो वो इस तरह से सामाजिक सरोकारों से मैं जुड़ता चला गया और जिस किसी क्षण ने मुझे स्पर्श किया, स्पंदित किया, वो कविता में उतर कर आ गया। अब जैसे मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मैं पश्चिम राजस्थान की यात्रा पर था और मैंने देखा कि कुछ महिलाएं अपनी ढाणी से बहुत दूर से माथे पर मटका लेकर पानी लेकर परिवार के लिए जा रही हैं। कविता का शीर्षक है माथा पे बेवड़ो धरियां बायर, माथे पर मटकियां लिए हुए स्त्री। मैं दरअसल इसके जो मेरे मन में कविता के क्षण उभरे, कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने बहुत देर तक मैं चूंकि टैक्सी में था, कार में था, मैंने ड्राइवर से एक गाड़ी रुकवाई और मैं देखता रहा वो 3 महिलाएं आपस में मस्ती के साथ बातें करती हुई, झूमती हुई जा रही थीं जी। और उन महिलाओं की मस्ती में कहीं ये जिद नहीं थी। मैं जो बात कह रहा था कि कवि होने के नाते हम किन डमस को, किस गुरूर को, किस गर्व को पालने की वो करते हैं, वो जा रही थीं महिलाएं और ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा होगा कि करीब कोस, 2 कोस, 3 कोस, जितनी दूर भी उनका घर था, वहां जाकर वो उस पानी को रखती होंगी और परिवार की प्यास बुझाती होंगी। हम थोड़ा सा भी पुण्य का काम करें तो हम जस मांगने लगते हैं, यश मांगने लगते हैं। लेकिन वो महिलाएं, और ये मैं सिर्फ उन महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा, हम अगर उसको विराट उसमें सोचें तो हमारे परिवारों की जो महिलाएं हैं, जिन्हें हम वर्किंग विमेन कहते हैं, वो जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के बाद केवल ये सुनती हैं कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी। जी सर, बहुत खूब कहा। उनके अधिकार क्या हैं? तो ये कविता जन्मी। इस कविता के बहाने मैं ये कविता मैं समर्पित करता हूं दुनिया की उन तमाम स्त्रियों को, चाहे वो वर्किंग विमेन हैं या हाउस लेडीज हैं, गृहिणियां हैं या कामकाजी स्त्रियां हैं, उनको समर्पित करना चाहता हूं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मुस्कुरा कर सारी पीड़ाओं को सह लेती हैं। बहुत खूब सर। फिर कविता का शीर्षक बताऊंगा, माथा पे बेवड़ो धरियां बायर। माथा पे बेवड़ो उठाया वा, आप भगीरथ भलिया ही ना होवे,
पण भगीरथ सु कम भी कोई ना उनको पुण्य, वा जे नत उठर तप करे च अलूठो, परिवार की तस बुझाबा बेई, और मांगे भी न कदी, पुरखानी तिरपत कर देबा को जस। बहुत बढ़िया सर। वो औरत कभी भी नहीं कहती कि उसके प्रयासों से पुरखे तृप्त हो गए, ये पुण्य उसके हिस्से डाला जाए। माथा पर बेवड़ो उठाया वा, आप भगीरथ भलिया ही ना होवे, पण भगीरथ सु कम भी तो कोई ना उनको पुण्य, वा जे नत उठर तप करे च अलूठो, परिवार की तस बुझाबा बेई, और मांगे भी न कदी, पुरखानी तिरपत कर देबा को जस। धेन सु देखो उ बेवड़ो, फगत बेवड़ो कोई ना, साग साथ समदरी छे इनका माथा पर। बहुत बढ़िया। धेन सु देखो उ बेवड़ो, फगत बेवड़ो कोई ना, साग साथ समदर छे इनका माथा पे, के जम्यो भी होवगो बेवड़ा पे उनका पसीना को खार। ये बायवड़ा में फगत फाणी हो तो तुम्हारी कशा मिलतो, अमृत हड़क में उतार लेबा को सुख, कुण न जाने कि अमृत तो समदर मथ्या पे ही सबके पाने पड़े छे। वाह, क्या खूब कहा सर आपने। धेन सु देखो उ बेवड़ो फगत बेवड़ो कोई न, साग साथ समदर छे उनका माथा पर, के जम्यो भी होवगो उ बेवड़ा पे इनका पसेवा को खार। ई बेवड़ा में फगत पानी हो तो तुम्हारी कशा मिलतो, अमृत हलक में उतार लेबा को सुख, कुण न जाने कि अमृत तो समदर मथ्या पे ही पाने पड़े छे। माथा पे बेवड़ो उठाया वा बायर, शेषनाग भलिया ही ना होवे, पण कम कोई ना उनको महत, धरणी माथा पे धरिया शेषनाग सु। जाने उने ही उठा मेलियो होवे बोझो, सगड़ा जमारा को। ई बेवड़ा का स्वरूप में पृथ्वी गोल है और मटकी भी गोल शेप में होती है। क्या खूब उपमा दी है सर आपने। माथा पे बेवड़ो उठाया वा बायर, शेषनाग भलिया ही ना होवे, पण कम कोई ना उनको महत, धरती माथा पे धरिया शेषनाग सु। जाने उने ही उठा मेलियो होवे बोझो, सगड़ा जमारा को। ई बेवड़ा का स्वरूप में मुंह जद भी देखूं चूं, कोई बायर ने माथा पे धरिया बेवड़ो, आपू आप जुड़ जावच हमारा हाथ। बहुत बढ़िया, बहुत मुंह श्रद्धा के साथ। जद भी देखूं चूं, कोई बायर ने माथा पे धरिया बेवड़ो, आपू आप जुड़ जावच हमारा हाथ, कमई उमे ही दरस दे दे छे 36 करोड़ देवी देवता। मैंने कहा कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों से जी सर, मैं अपने सुख चुराता हूं, सृजन के सुख चुराता हूं। जी सर। एक और कविता। मेरी एक बेटी है, वो मेरे पास सोई हुई थी। बेटे पिता के पास सोने में सुख महसूस करती हैं। बहुत सही कह रहे हो आप। ये अनुभव हमारा भी है। जी, तो कैशोर वय तक तो कम से कम। तो वो जब 1-2 साल की थी और मेरे पास सो रही थी, इस कविता ने जन्म लिया। म्हारे कने सोवती नैनी बेटी, मेरे पास सोती हुई छोटी बेटी। म्हारे कने सोवती नैनी बेटी, जशा आँख्यां के कने नींदड़ली, नींद के सिरहाने सुपना, सुपना का खीसा में सुख, सुख की मुट्ठी में काल, और काल के माथे मंडिया 2 आंखर आस का। बहुत बढ़िया। बेटी जब पास में सो रही है तो ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के आसपास सारे के सारे सपने सिमट आए हों, और हमने जो काल है उस काल के ऊपर भी अपनी उम्मीदों के हस्ताक्षर कर दिए हैं। म्हारे कने सोवती नैनी बेटी, जशा आँख्यां के कने नींदड़ ली, नींद के सिरहाने सुपना, सुपना का खीसा में सुख, सुख की मुट्ठी में काल, और काल के माथे मंडिया 2 आंखर आस का। म्हारे कने सोवती म्हारी लाड़ेसर, जशा ऊंचा डूंगर पे सुवास सागे लेर चाल तो बायरो, बायरा सु काप तो झील को फाणी, और फाणी पे मान दिया होव संतूर ने मीठी लोरी का चतराम। म्हारे काने सोवती म्हारा जीव की जड़,
मेरे जीव रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मेरी बेटी है। म्हारे कने सोवती म्हारा जीव की जड़, जशा जागर आशीष देता हो वह पुरखा, के ओवरा में उतरियाई हो वह चांदनी, के जीवता हो गया हो वह गीता का बोल, के महसू ही बत्याते हो वह म्हारे मून, म्हारे कने सोवती नैनी बेटी। बेटी को लेकर ही एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। छोटी छोटी कविताएं हैं। एक कविता यह है, मेरी बेटी ने, मैंने कहा कि 2 साल की थी, सो रही थी ये कविता। जब वो कुछ बड़ी और स्कूल जाने लगी, पढ़ने जाने लगी, तो मैंने उसके हाथ, रोज घर के में कुछ गुलाब के वो लगे हुए हैं, तो रोज उसको मैं एक फूल देता था। जी सर। वो जाकर अपने टीचर को दिया करती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने पूछ लिया कि रोज फूल देने का एक क्रम क्या है, पहले आप मुझे देते थे, अब बेटी को दे रहे हो, मुझे कभी नहीं दिया। तो ये कविता ने जन्म लिया। पोसाड़ जाती नानी बेटी, नथ के सौंपू छू एक पुसप गुलाब को, सिकाबो चाहूं छू अशा ही के धसूड़ा के बीचे रहर भी कांटे या मुसीबत। पोसाड़ जाती नैनी बेटी, नथ के सोपू छू एक पुसप गुलाब को, सिखाबो चाहूं छू अशा ही के धसूड़ा के बीचे रेर भी कशा बाटी जा सके छे जमारा में सोरम, और आपनो दर्द सेता सताबी कशा मुड़क्यो जाच सके छे दूजा का सुख में। छोटी कविता है एक और। तू की लेखे आई, आग उगलता ई तावड़ा में उबाणा पंगा नंगे पाऊं। तू, प्रेम कविता है। तू की लेखे आई, आग उगलता ई तावड़ा में उबाणा पगा, ये छाड़ा रिसेगा अब म्हारा काळजासु नद्दी बणर। बावળી છે કાંઈ, मुँह बाट नहाड़ रियो छो तो संझा तो ढळवा देती, आंख्या में कशा छाड़ा पड़े छे ओलियों का आंखर बांचता बांचता। बहुत बढ़िया। और एक शब्द चित्र और देखिए। जी सर। तेज धूप में निकलते हुए अचानक सूरज पर नजर पड़ी, कविता हुई। लाख जतन करा छावड़ी खड़जा छे आगे, रोक्या पे भी न रुके और दाबिया पे भी न दबे। बहुत बढ़िया। लाख जतन करा छावड़ी खड़जा छे आगे, रोक्या पे भी न रुके और दबे भी न दाबिया पे, चड़क तावड़ा की करड़ी छे। धूप की जो चिलक है वो बहुत तेज है। चड़क तावड़ा की करड़ी छे, काई भी न सूझे, सूरज जी था भी पेर लियो कालो चश्मो आंख्या पर। सर, ये सत्य है कि कवि की जो जीवनानुभूति होती है, जीवन के जो उसके अनुभव होते हैं, वो सृजन के रूप में सामने आते हैं। अभी जब हम आपकी रचनाएं सुन रहे हैं तो आपकी जो विविध भाव अनुभूतियां हैं उनका हम आकलन करते जा रहे हैं। आपकी प्रकृति संबंधी कविताएं भी है, स्त्री जागरण और बेटी संबंधित कविताएं हमने पढ़ी, एक लोक संस्कृति और लोक परिवेश से जुड़ी हुई कविता, चाहे उसमें मटके का ही प्रतीकार्थ क्यों न हो, और उसमें आपने उसकी जिस उपमाओं के साथ उसकी अभिव्यंजना की है, इस तरह की जब हम कविताएं आपकी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इन कविताओं के क्रम में एक प्रश्न ये भी उपस्थित होता है, जैसा कि आप समाज के नज़रिए को देखते हो कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, विसंगतियां हैं, उनको एक अभिव्यक्ति देने के लिए आपकी जो कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम कुछ जानना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा कि विधाएं मुझे चुनती हैं, कुछ देर पहले मैंने कहा था। दरअसल हम कर भी क्या सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों के साथ इस अनुभव को साझा किया है जी। जब जब मैं परेशान होता हूं, मानसिक तौर पर त्रस्त होता हूं, जी जी, मैं व्यंग लिखता हूं। बहुत खूब। अपने मन की भड़ास को, या ये कहें कि मन की कुंठा, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहें, कुंठा ना भी कहें, सही है, उसको निकालने का इससे बढ़िया सृजनात्मक तरीका मुझे नहीं लगता। बजाय इसके कि आप किसी को कोसो, किसी को गालियां दो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो, आप उन विसंगतियों पर शब्द से प्रहार कर सको, तो ये आपकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाता है और आपके मन को भी हल्का करता है। तो जब कभी मानसिक तौर पर मैं व्यथित होता हूं, मैं व्यंग लिखता हूं, और जब कभी मन बहुत हुलसता है
मैं गीत लिखता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कवि की सृजना होती है वो मन की चेतना को विस्तार बिल्कुल करती है, बिल्कुल उसका परिष्कार करती है। बिल्कुल बिल्कुल जो मन है, हाँ। मन की ही तो अनुभूतियों से, मैंने पहले भी कहा कि भावबोध या भावबोध से जुड़ाव जो सृजन होगा वही सृजन हमारे श्रोताओं को या पाठकों को स्पर्श करेगा। सही बात है। बहुत बाकी तो शब्द विलास है। जी जी एक और चीज जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, जी हमारा जो वांग्मय है जी उस वांग्मय को प्रतीकों में कहा गया है और उन प्रतीकों को समझने की बहुत बहुत गहरी आवश्यकता है। हमारी परंपराएं बहुत प्रतीकात्मक हैं। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, हम कहते हैं कि सूरज का जो रथ है वो 7 घोड़े खींचते हैं। सही कहा। पश्चिम से प्रभावित कुछ विद्वानों ने, पश्चिम के भी कुछ लोगों ने कहा कहां सूरज कहां 7 घोड़े। वो इस चीज को समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि अगर आप प्रकाश को भी प्रिज्म में से निकालोगे तो वो 7 रंगों की उसमें रेज में, किरणों में बदल जाएगा। सूरज का जो रथ है वो 7 रेज खींचती। या हमारी परंपराओं की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ परंपरा थी, जब भी हम नदी के किनारे से निकलते थे तो हम उसमें सिक्के डाल दिया करते थे। यह परंपरा उस दौर में विकसित हुई जिस दौर में सिक्के चांदी या तांबे के हुआ करते थे। चांदी और तांबे में पानी को पवित्र शुद्ध करने की ताकत होती है, वाटर प्योरिफिकेशन पावर होती है। तो हमारे फेंके हुए सिक्के उस पानी को, अब हम कतीर के या लेड के या शीशे के सिक्के जब उसमें डालते हैं तो दरअसल हम कहीं उन परंपराओं को नहीं समझते। तो मैं हमारी माइथोलॉजी को, हमारे जो मिथकीय चरित्र हैं मुझे बहुत स्पर्श करते हैं और मैं उनको लगातार अपनी कविताओं में भी इस्तेमाल करता रहता हूँ। एक व्यंग्य गीत में इत्तेफाक से एक इस्तेमाल हुआ। कहते हैं कि सूरज की जब शादी हुई तो उसकी पत्नी उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पीहर में जाकर शिकायत की तो सूरज को नौता गया और नौतने के बाद सूरज का जो ससुर था उस ससुर ने सूरज को खराद पे रख के और उसकी किनारों को काट दिया ताकि उसका जो तेज, उसकी गर्मी, प्रचंडता है वो थोड़ा सा कम हो जाए और फिर उनसे दिव्य अस्त्र भी बने। किसी भी तेज आदमी के, किसी भी प्रचंड ऊर्जावान व्यक्ति की प्रतिभा को आप कतरेंगे तो वह हथियारों में परिवर्तित होगी। ये भी एक इसका प्रतीक है। गीत है, शीर्षक है गीत का आऊं जी भाऊं जी को गीत। हिंदी में जिसे हम कहते हैं एरा गेरा नत्थु खेरा, अंग्रेजी में टॉम डिक एंड हैरी, या और भी कहें कि ठाले बैठे कुछ लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो आऊं जी भाऊं जी हमारी लोक जुबान में कहे जाते हैं। आऊं जी तो बात बेई साथ कोई चीते छा, करम सू सगत्या ही आ बैठिया भाऊं जी। क्या बात है। एक फालतू आदमी था, उसको चाहिए था साथ निभाने के लिए कोई चाहिए था, तो इत्तेफाक से दूसरा, और फालतू आदमी को फालतू आदमी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सही कह रहे हैं सर आप। आऊं जी तो बात बेई साथ कोई चीते छा, करम सू सगत्या ही आ बैठिया भाऊं जी। आऊं जी बोलिया कि सूरज भड़सावे छे, भाग ही न फाटे, वहां अशो जतन करा तो, भाग यानी पौ फटना। आऊं जी बोलिया कि सूरज भड़सावे छे, भाग ही न फाटे, वहां अशो जतन करा तो, भाऊं जी ने हुड़सर खी सुनो आऊ जी। अच्छा। बुंदिया में सूरज के चारों मेर सरनाटो। ओहो, क्या बात है। फैली तो हेत को पतियारो बंधवावा। सही बात। पहले तो उसको विश्वास मिले। पहली तो हेत को पतियारो बंधवावा, फिर मुंह छाने सो उई कुतर आऊं जी तो साथ भी साथ कोई चीते चा, करम सु सगत्या ही आ बैठिया भाऊं जी। बायरो जे मुठी में बांध लिया तो सगड़ा जस, एक दिन आपने ही खाते मन जावेगा। कई बार हम बुद्धिजीवियों में भी लोग इस षड्यंत्र को रचते हैं कि हम सारी चीजें अपनी मुट्ठी में कर लें। सही बात है। पर हवा कभी मुट्ठी में बनती नहीं है। बायरो जे मुट्ठी में बांध लिया तो सगड़ा जस, एक दिन आपने ही खाते मंड जावेगा। भाऊं जी की बात सुनकर आऊं जी ने सीख दी, थोड़ा भी चूकिया तो मुंडा बन जावेगा। क्या बात है। ईसु तो चौकोच है, था उठी बांबी में हाथ दियो, मुंह अठी मंतर गुंजाऊं जी। आऊं जी तो बात बेई साथ कोई चीते छा,
कर्म सू सगत्या ही आ बैठिया भाऊ जी। दरअसल इस तरह के फालतू के लोग जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के भी सगे नहीं होते, इसीलिए उन्होंने कहा तो उधर बांबी में हाथ दे, मैं दूर बैठा हुआ मंत्र पढ़ता रहूंगा। अंतिम पंक्तियां बहुत ही सार्थक है इसमें, इस कविता में। बाई रोजे मुट्ठी में बांध लिया तो सगड़ा जस एक दिन आपने ही खाते मंड जावेगा। भाऊ जी की बात सुनर आऊं जी ने सीख दी, थोड़ा भी चूकिया तो मुंडा भंड जावेगा। इंसू तो चौको थे उठी बांबी में हाथ दियो मुंह अठी मंत्र गुंजाऊं जी। आऊं जी तो साथ भाई साथ कोई चीते चा। मैं दरअसल इस गीत के बहाने एक बात और आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। राजस्थानी कविता की परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है, लेकिन आधुनिक युग के कुछ मुहावरे, कुछ विधाएं, कुछ प्रवृत्तियां उनमें आनी शेष हैं। नवगीत एक ऐसी ही विधा, ये नवगीत शैली का गीत था जी सर। नवगीत ऐसी ही एक विधा है और मैंने बहुत सारे नवगीत राजस्थानी में भी लिखे। जी सर। नवगीत मेरे अंदर की कोई विधा मानता हूं मैं, क्योंकि मेरा जो पहला काव्य संकलन था पूर्विया हिंदी काव्य संकलन, वो नवगीतों का ही था। और ये गुणीजनों का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे इन प्रयासों को सराहा। जी सर। एक और गीत, कई बार अगर कोई मुझसे कहता है कि आप किस, मैं व्यंग्य भी लिखता हूँ, प्रेम की कविताएं भी लिखता हूँ, मंच की कविताएं भी लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रेम का कवि हूँ। जी सर। लेकिन प्रेम है क्या? जी सर। प्रेम को समझने के लिए गीत है हेत तो हेत छे, शीर्षक है गीत का, हेत तो हेत छे। प्रेम तो प्रेम है और इसकी क्या परिभाषा दोगे? हेत तो हेत छे, अमगे तो जाने होठा पे गंगा जी, सूखे तो जाने मनड़ा में रेत छे। अगर प्रेम किसी से हो गया तो आप इतने उलझ कर मिलोगे जैसे गंगा के सारे पुण्यों को अपने साथ लेकर आए हो। लेकिन अगर हेत खत्म हो गया तो आप किसी आत्मी से भी मिलोगे तो बहुत रूखा रूखा व्यवहार करोगे। हेत तो हेत छे, कुचमादी कहते हैं शरारत करने वाले को, बार बार आपको परेशान करने वाले को। हेत तो हेत छे, अमगे तो जाने होठा पे गंगा जी, सूखे तो जाने मनड़ा में रेत छे। कुण जाने कुचमादी कोई साधु भेख धर, बारणा में आरकद पूंछो पकड़ लिए। कौन बदमाश आपके आंगन में आकर आपके हाथ को पकड़ ले, रावण का वही मिथ की चरित्रों वाली बात। कुण जाने कुचमादी कोई साधु भेख धर, बारणा में आरकद पूंछो पकड़ लिए। के कोई भिक्खू ही गेला में मिल जावे, और अंगुली माल बण काल जो जकड़ ले। कुण जाने सांसा जे लाड़ ही लड़ावे छे, बेमाता छे के पूतना सी देत छे। हेत तो हेत छे, सगपण ने हेड़ो दियो के स्वार्थ साध्यो, पतवाण कुण वर्ण बातां को काई छे। कौन इन बातों के रंगों को पतवानेगा, यानी उनके परीक्षण करेगा। सगपण ने हेड़ो दियो के स्वार्थ सोध्यो, पतवाणे कुण वर्ण बातां को काई छे। छोड़ो या बातां ने जीलिया भरोसा पे, सदको जमारा में भरोसो ही साई छे। जिनगाणी को जे लूठो पैकेज छे, सुख दुख का सगड़ा ही चाड़ा समेत छे। हेत तो हेत छे, अमगे तो जाने होठा पे गंगा जी, सूखे तो जाने मनड़ा पे रेत छे। और इसी परंपरा का एक और नवगीत शीर्षक है तो। बहुत बढ़िया सर। कई सारी चीजों पे हम कहते हैं, कोई आपको बात कह रहा है और आप उसका उपहास उड़ाना चाहते तो आप कहते तो, या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछते तो जो शब्द है ये गीत का शीर्षक है तो। लपराया ही जद सुख दे तो भोला वणकुण चीते। हम में से बहुत सारे लोग फालतू की बातें करना चाहते हैं और उस समय किसी सीख को नहीं मानना चाहते। मैं किसी एब से भरा हुआ हूं, उस वक्त मेरे आत्मीय भी मुझे कोई अच्छी बात समझाना चाहेंगे तो मैं उनसे कन्नी काट लूंगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। लपराया ही जद सुख दे तो भोला वणकुण चीते। आप गुंजालियां गीत आपना जसका सगड़ी ठाव, काई हरज छे सेसु लोठो माना खुद को नाव। स्वार्थ ही जद मकसद हो जा तो सगपण कुण चीते। लपराया ही जद सुख दे तो भोलावण कुण चीते। बाता की हुंकड़ दिया में तो, हुंकड़ हुंकारने को कहते हैं। बाता की हुंकड़ दिया मह तो सांच हड़फड़ा जावे। माही मह को जसन गावा तो दूजो कुण गावे। वड कहता जद वड़ू मिले तो
अपनी डींग मारने पर ही, शेखी बगारने पर ही जब हमको हाँ में हाँ भरने वाले मिल जाते हैं। बातां की हुकड़ दिया में तो सांच हड़फड़ा जावे, मही मां को जसन गावा तो दूजो कुण गावे, वड कहता जद वड़ू मिले तो स्याणो पुण कुण चीते, लपराया ही जद सुख दे तो भोलावन कुण चीते। सर, अभी जो आपने एक कविता का पाठ किया, आऊं जी भाऊं जी का गीत, तो इसमें आपने एक मिथकीय घटना का जिक्र किया है, और आपका सर एक उपन्यास है छेकड़ लो रास, उसमें भी जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें भी मिथकीय परिवेश उभर कर सामने आता है। तो एक तो आपका उपन्यास है छेकड़ लो रास, और एक दूसरा जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत आपकी एक रचना है, उपन्यास है जून जातरा। दोनों ही उपन्यास अपने अपने समय में काफ़ी चर्चित रहे हैं और आज भी इनकी चर्चा होती है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों उपन्यासों के लेकर आपकी क्या एक औपन्यासिक दृष्टि रही है, दोनों उपन्यासों की आज के परिवेश में क्या प्रासंगिकता है। मैंने निवेदन किया जी सर कि मिथकी चरित्र, उन्हें पढ़ना जी, उन्हें जानना और उनके सच को टटोलने का प्रयास करना मुझे सुख देता है। जी सर। मैंने अपनी बात में यह भी कहा था कि नदी किनारे टहलते हुए जब मैंने चंबल की स्थिति देखी, फिर इलाहाबाद में गंगा की देखी या आगरा में यमुना की स्थिति देखी, फिर मैंने दुनिया भर की नदियों के बारे में जब उनके सच को जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि नदियां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं सारी के सारी। ठीक इसी तरीके से मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक ही बेटी है जी। हमारे समाज में एक धारणा है जो अभी भी बनी हुई है, हालांकि लोगों ने उसको तोड़ने के बहुत प्रयास किए, टूटे भी है वो मिथक कहीं ना कहीं जी। कि बेटे से परिवार का नाम चलता है, कुल का नाम चलता है। संतानों के बारे में कहते हैं एक आँख की काई आँख और एक पूत को काई पूत जी। लेकिन मैं मानता हूं कि सुख जो है वो एक और एक दो का गणित नहीं है, वो सतत प्रयासों का प्रतिफल होता है। मेरी बेटी के बाद मुझसे मेरे पत्नी पर और मुझ पर ये दबाव डाला कि संतान और होनी चाहिए, तो अचानक मेरे मुंह से एक दिन ये निकल गया कि मैं खुद किस परिवार का हूं। मुझे मेरे दादाजी के पिताजी का नाम पता है। उसके बाद ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये क्या उपन्यास की कुछ भावभूमि है या? बिल्कुल बिल्कुल उपन्यास की उसमें है। जी, जी। तो मैंने ये कहा कि कौरव सो थे, कौन सा कुल सुख मिला उनके पिता को, धृतराष्ट्र को। अच्छा अच्छा। तो कहा गया कि वो तो कौरव थे। तो अचानक मुंह से निकला कि कृष्ण के भी तो 80 पुत्र थे, और सारा कुनबा उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। सारा का सारा ये चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि कृष्ण जिन्हें देव माना है, प्रभु माना है, जो प्रभु हैं, विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण को क्या अपने कुनबे के खत्म होने की, अपने पोते पड़पोते सड़पोतों के खत्म होने की पीड़ा ने सताया नहीं होगा? सताया तो वो क्या था जो उनने गीता में कहा था, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मनुष्य होने के नाते वो पीड़ा से रहे, लेकिन प्रभु होने के नाते उनने उस वैराग्य को धारण किया। आखिर व्यक्ति किन दो अलग अलग, जिन्हें हम कहते हैं कि विरोधात्मक स्थितियों के बीच में जीने को मजबूर है, अंतर्द्वंद में जीने ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से देवता भी नहीं बच पाए। तो ये द्वंद्व लेके फिर कृष्ण के बारे में जब विस्तार से जाने की कोशिश की, तो कृष्ण ने प्रेम के पर्याय हैं जी। अब आप इस रिश्ते को समझिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा किसी और की ब्याहता पत्नी थी जी। कृष्ण ने 13 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था और मथुरा चले गए थे। 13 साल का जो व्यक्ति है वो क्या समझेगा, क्या समझेगा? उसके बाद वो जीवन भर राधा से नहीं मिले जी। वृंदावन छोड़ते, गोकुल छोड़ते समय उन्होंने अपनी बांसुरी राधा के हाथों में सौंपी थी जी। अक्रूर जी जब उनको लेने आए थे जी। और वो उस वचन को उन्होंने ऐसे निभाया कि सारा जीवन उन्होंने उस बांसुरी को हाथ नहीं लगाया, बांसुरी नहीं बजाई। अब आप इस अमित की चरित्र को थोड़ा सा विस्तार में देखिए, तो बांसुरी छोड़कर जब वो चले गए तो उसके बाद उन्होंने युद्ध किए, यानी चैन की बांसुरी, प्रेम की बांसुरी जब हाथ से छूटती है तो युद्ध का पांचजन्य ही फूंका जाता है। बहुत खूब कहा सर। लेकिन उनके गले में उस समय राधा ने जो वैजयंती माला दी थी वो जीवन भर रही और जीवन भर वो महकाती रही, कभी मुरझाई नहीं। यानी प्रेम के पुष्प यदि हमारे जीवन में हैं,
उन्हें हम अपने सीने से लगाए रखें तो जीवन भर हमें सुगंधित करते रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। तो यही अब आपकी ये जो रचना है छेकड़ लो रास के माध्यम से संदेश देना यही चाहते हैं। छेकड़ लो रास का संदेश था। और जून यात्रा का संदेश ये था कि पानी किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए, नदियों को बचाना चाहिए। अलग अलग मिथ की चरित्र हैं, इसको मैं कहूंगा तो उस पर पूरा एक सेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी मिथ की चरित्र बिल्कुल सामने आते हैं। अलग अलग मिथ की चरित्र, जैसे सूरज वाला मिथ की चरित्र भी उसमें कहीं पर है। तो दुनिया भर की नदी की स्थितियां, नदियों को ले बिल्कुल, तो वो पूरा का पूरा एक अलग अलग मिथ की चरित्रों, घटनाओं, इतिहास व पुराण, वांग्मय। मुझे यहाँ प्रसंगवश में आपसे कहना चाहूंगा कि विजयदान देथा जी का फोन मेरे पास आया। विज जी का फोन आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अभी भी रोमांचित हूँ इस प्रसंग को उल्लेखित करते हुए। लैंडलाइन पर उन्होंने फोन किया और कहा कि अतुल कनक से बात करनी है। मैंने बोल रहा हूँ, बोले मैं विज जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा प्रणाम करता हूँ दाई साहब। तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिख दिया रे छोरे तेने जून यात्रा के लिए। जून यात्रा के लिए। अब विज्जी के बारे में ये माना जाता था कि अगर कोई किताब उन्हें पसंद नहीं आती, वो फोन करके ये भी कह देते थे कि 2 घंटे तेने मेरे खराब किए, तुझे शर्म नहीं आती? लिखने को किसने कहा है? तो उन्होंने जैसे ही कहा कि ये क्या लिख दिया रे छोरे तेने, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्यों दाई साहब, कुछ गलती हुई? बोले मैं जून यात्रा पढ़ रहा हूँ, इतिहास, वांग्मय, पुराण, पर्यावरण, विज्ञान, कुछ भी तो नहीं छोड़ा रे तूने। अगर तू ऐसा ही लिखता है तो हम जैसी हमारी पीढ़ी के लोग सुख से मर सकते हैं। तो मैंने कहा कि दाई साहब हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारे हिस्से की उम्र आपको मिल जाए। तो बोले कि उम्र तो कौन किसी की लेता देता है रे, ये तो बात कहने का तरीका है, तू मेरे आशीष ले। तो अगर ये उनका आशीर्वादी उपन्यास पुस्तक लेकर आया तो मुझे लगता अकादमी पुरस्कार से नवाजा, मुझे लगता है कि विज्जी का आशीर्वाद उससे भी बड़ी घटना थी मेरे लिए। तो मुझे लगा कि शायद मैं लिखने में कुछ हद तक, अपना संदेश देने में कुछ हद तक सफल हो सका हूँ। और सर विज्जी के इस कथन से तो हम सभी श्रोतागण और जो हम समीक्षक है वो भी सहमत है, क्योंकि जहां अगर पुराण की, इतिहास की और मिथक की बात होती है, उसमें पर्यावरण और विज्ञान को समेट लेना, ये लेखन शैली का ही आपका कमाल हो सकता है। एक आपकी जो विस्तृत जीवन दृष्टि है वो उभर कर सामने आती है। मैंने कहा कि छेकड़ लो रास में मैंने प्रेम की अभिव्यक्ति को कहीं अलग अलग सिरों से कृष्ण और राधा के प्रेम के बहाने स्पर्श करने की कोशिश की है। वहां राधा और कृष्ण का प्रेम भी था, रुक्मणी और कृष्ण का प्रेम भी था, सत्यभामा और कृष्ण का प्रेम भी था। अच्छा। प्रेम के वो स्वरूप भी थे जो वात्सल्य के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत सारी स्थितियां हैं। तो प्रेम की कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ना चाहता हूं। अगहन की पूंजों को चांद, ये एक कविता है। ये एक कविता में 3 शब्द चित्र हैं। जी जी। अगहन की पूंजों को चांद, किसी भी ये तो ठीक है कि अगहन के महीने में मैं टहल रहा था और मेरे चांद पर दृष्टि पड़ी और मुझे लगा कि चांद कैसा होगा। लेकिन पूनम के चांद को देखकर हमें कैसा लगा जी। अगहन की पूंजों को चांद, दीठ जमाया थका उभ्यो छे, आभे की ड्योड़ी पे नरी देर सू, अचानचक कालो बादल आयो और छाग्यो चांद का उजड़ा 11 पे। चाणे मांझल रात मारी बाट नहालती तू, सोड़ ओड़र सोगी होवे सुपना की ड्योड़ी पे। बहुत ही बढ़िया सर। जाने दूसरा शब्द चित्र है, पून्यों का चांद पे छायो बादल, सरक्यो छनीक सो हवा ने खड़कायो तो, जाने आज पका आती नींदड़ली की आहट सुनर, तने हटाई होवे मुंडा सु छणीक सी सोड़, मांझल रात में ओलखबा बेई, जाग्यूं छु अबार के सोग्यो छूमो। बहुत बढ़िया सर। तीसरा शब्द चित्र है, अगहन की सेली रात, चांद का 11 सु हटी बादली, तो चांद ने ओळख्यो झील में आपणो ही पड़बिंब, जाने मांझल रात माथो नहार बाहर खड़ी होवे तू, और बाल झटकर उबी होगी होवे कांच के सामे, ओळखबा बेई आपना ही डील पे मंडिया मारा हेत का चतराम। बहुत ही बढ़िया सर। अभी जो 3 रचनाएं जो शब्द बिंब के रूप में आपने हमारे सामने उपस्थित की है,
तो शब्दों का लालित्य और एक भाषा का माधुर्य भी, एक नया रूप भी इन रचनाओं के सामने अभी हमने देखा। अलग अलग भावबोध की हम रचनाएं पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो रचनाएं थी, एक इसका जो माधुर्य था, एक छायावादी कोमलकांत शब्दावली के रूप में जो अब जब आपने इन रचनाओं को रखा, तो एक अलग आपका एक शब्द विधान का एक नया रूप भी हमारे सामने आता है। और जब आप ये चांद का सुना रहे थे, तो बिहारी का एक दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइए वहाँ घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। तो चंद्रमा का जो ओप है और उजास है, वो नायिका के समग्र उसके मतलब जैसे कह सकते हैं कि भौतिक और मानसिक जो उसकी अवस्थाएं हैं, उनको प्रकाशित इन रचनाओं में आपका कर गया है। सर, आपने अपनी रचनाओं से हमको बहुत आनंदित किया है, भाव विभोर किया है। और आपके लिए जब अब आपकी रचनाओं को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही कहना चाहते हैं कि शब्द दो मत हमें रूपाकार व्यर्थ दो, हम समझते हैं इशारे जिंदगी के, रूप मत बस सार दो, हमें पार उतार दो। आपकी जो रचनाएं हमने अभी पढ़ी है और उनको जब हम सुन रहे हैं, तो एक यही निष्कर्ष आपकी रचनाओं का एक सामने आता है। आप हमारे विश्वविद्यालय में पधारे, आपने बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी है। आप सबका बहुत बहुत आभार।